ओके। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 4 अप्रैल के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का। तो देखिए, आज हमारे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल ऑफ्सपा पे है। ओके। इसके बारे में हमने एक्सप्लेन सीरीज में डिस्कशन किया था, जो लास्ट सेशन था। देन उसके बाद एक पाकिस्तान पे जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, उस पर एक आर्टिकल है। उसके बाद इंडिया का जो एक तरीके से जो रिस्पॉन्स है और जो हमारे इस समय इकोनॉमिक रिलेशन है और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अंडरवे हैं हमारे रशिया के साथ, उस पर एक आर्टिकल है। देन एक एम्प्लॉयमेंट पर आर्टिकल आया है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो इसमें फोकस जो है वो वर्क प्लेस सिक्योरिटी के ऊपर है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस किस सेक्टर के एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़ को ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आज हम इन्हीं चार डिस्कशन करेंगे। और कि ये आर्टिकल रीडिंग हिज माइंड, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि पुतिन की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है इन द कोर्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो ये आर्टिकल इतना कोई आपके वैल्यूडेशन नहीं करेगा आंसर्स में। देन रैम्पिंग अप रिन्यूएबल, ये देखिए काफ़ी टेक्निकल आंसर है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिक डिटेल्स हैं। तो मैं इसको आप एक समराइज करके आपको मोटा मोटा बता दूंगा इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है। उसको आप एक तरीके से कभी भी अपना वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका एनर्जी से रिलेटेड है, GS3 टॉपिक, GS3 का आपके टॉपिक है। ओके। तो ये GS3 का आपका टॉपिक है। और रही इसकी बात, तो ये अगेन आपका सिक्योरिटी का टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपका GS3 का है। ओके। और ये एक तरीके से GS2 में भी इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। देन ये आपके नेबर्स का क्या स्टेट है उस समय, तो उस पेज 2 का आर्टिकल है। ये अगेन इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो 3 का टॉपिक है। और ये 2 का भी टॉपिक है। 2 का ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और 3 का ये एक तरीके से आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। देन ये GS1, 2 वल्नरेबल सेक्शन का GS2 से, और GS1 से आपका वुमेन्स के ऊपर। ओके। तो ये देखिए, पहला आर्टिकल ऑफ्पा से है, इस पर हम बात करते हैं। तो राइटर ने यहाँ पर एक एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन का एग्जाम्पल कोट करते हुए कहा है कि उन्होंने बोला है कि कई बार हमारे ऐसे लॉ होते हैं जो जिस सरकमस्टांसेस में बने होते हैं उसके खत्म हो जाने के बाद भी उनका यूज कॉन्टिन्यूस रहता है। फिर उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि ये चीज नहीं, इन्होंने एक चीज को मिस किया कि कई बार ऐसे लॉ जो उस सरकमस्टांसेस में भी नहीं नेसेसरी होते हैं वो आ जाते हैं, वो फिर भी एग्जिस्ट करते रहते हैं। ओके। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि ऑफ्सपाई अपने आप में एक ऐसा आर्टिकल है, ये एनाक्रोनिस्नेटिक लॉ है। ओके। सो बेसिकली एनार्कोइक लॉ का कहने का मतलब है कि एनार्की क्रिएट करने वाला एक लॉ है ये। ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि इस लॉ में इन्होंने हमने एक्सप्लेन सेक्शन में इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। इन्होंने पहली बात कही है कि जो ऑफ्सपा है, देखिए, ठीक है, ऑफ्सपा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से डिस्टर्ब स्टेट हो गया, फिर उसके बाद काफ़ी पावर दे दी जाती हैं जो आर्म्ड फोर्सेज हैं। ओके। और उनके खिलाफ कोई भी अगर आपको लीगल एक्शन लेना होता है तो उसमें आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होता है। ठीक है। एक बार स्टेट को डिक्लेयर डिस्टर्ब कर दिया गया, उसके बाद आर्म फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी जाती हैं जो एक तरीके से डेट्रीमेंटल होती हैं। ठीक है। ये बात करी गई है। उसके बाद ये कहा गया है कि एक तरीके से असल में डिफैक्टो इमरजेंसी है, इसको नाम दिया जाता है मार्शल लॉ का, एक तरीके से मार्शल लॉ हो गया, बट ये एक डिफेक्टो इमरजेंसी है अपने आप में। और इस लॉ को ब्रिटिशर्स ने बनाया था क्विट इंडिया मूवमेंट को दाबने के लिए। ठीक है। अब वहाँ उसके बाद आर्टिकल में ये बात होती है कि इवन जो कुछ सिविल सर्वेंट थे उस टाइम के, जिन्होंने जब ये नागा इंसर्जेंसी को चलते हुए आया ये आर्टिकल, तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि इतना हार्शनेस नेसेसरी नहीं थी। एक नागा इंसर्जेंसी के चलते क्या हुआ कि इतना बड़ा ऑफ्पा का वहां पर एप्लीकेशन करना नेसेसरी नहीं था। और उससे क्या हुआ कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया वहां पर ऑफ्पा लगाने से। वहां पर धीरे से लोगों से की और सोलिडेरिटी बढ़ती चली गई और ये एक तरीके से और ये स्टेट अगेंस्ट हो गए वहां के लोग। ठीक है। ठीक है। ओनली ब्रॉडेंड द सपोर्ट फॉर रिबल्स। ठीक है। इस इतने हार्श एक्शन की वजह से एक काउंटर प्रोडक्टिव हो गया वो नागा के अगेंस्ट। ठीक है। अब वहां पर ये बात करते हैं कि मीजो की, और फिर ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे 7 ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ दैट रीजन में ऑफ्पा लगता चला गया वन टाइम और दी अनदर। ठीक है। और उन्होंने बोला कि कई सारे इसके
अंदर सीक्रेट किलिंग हुई, सीक्रेट किलर्स का नाम ग्रुप दिया गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई 2012 में, बोला इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर। उन्होंने 1528 केस रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 6 केसेस पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे आउट ऑफ 1528 की, देखने के लिए कि ये बोगस तो नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। और वहां पर पॉजिटिव थी फाइंडिंग्स, देयर आर सम ट्रुथ इन द एलिगेशंस कॉलिंग इट फॉर अ डीपर प्रोब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अभी एक कोर्ट की तो आपको बात रखी गई। कोर्ट में इन्होंने एक बात बोली है कि नॉर्मलसी वुड बी रिस्टोर्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, जो यहाँ पर आप एक आर्म फोर्सेस का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर ये एक मान के चला जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिविलियन फोर्सेस हैं, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आर्म फोर्सेस की हेल्प मांग रही, क्योंकि ये स्टेट डिस्टर्ब हो गया है। तो वहां पर माना जा रहा है कि नॉर्मलसी आ जाएगी विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड में, इस वजह से बुलाया गया है। तो अगर मान लीजिए कि ये चीज नहीं आती है, तो ऐसा नहीं हो सकता प्रोलॉन्ग्ड, परमानेंट और इनडेफिनेट डिप्लॉयमेंट आप करके रखो। ठीक है, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है तो इसका रिव्यू होना चाहिए हर 6 महीने पे। ठीक है, हालांकि एवरी 6 मंथ पे इसको रिन्यू किया जाता है, बट रिव्यू नहीं किया जाता है। ओके, तो अभी रिसेंट का एक केस है कि 2018 अगस्त में जब इसका रिन्यू किया गया इसे 6 मंथ के लिए, तो वहां के ऑफिशियल्स ने यही बोला कि द सिचुएशन इज पीसफुल, सेड द स्टेट्स पुलिस चीफ कैजुअली, बट वी विल नॉट टेक अ डिसीजन ऑन द विदड्रॉइंग ऑफ पार्ट टिल द एनआरसी एक्सरसाइज इज ओवर। ठीक है, तो उन्होंने यही बात कही है कि यहाँ पर ऑफपा को जो उसकी यूटिलिटी अब नहीं नेसेसरी है इतनी, और इन्होंने स्टेट के डिसीजन को वेलकम किया, और वहां पर इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं कि इस लॉ को अब एब्रोगेट देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसका क्रिटिकल रह चुका है कि इस लॉ पे सरकार को अब दूसरे एंगल से इसको देखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मोटे पॉइंट्स यही थे कि इन्होंने बोला कि काफ़ी अनॉर्गल लॉ है ये। दूसरी चीज़ है कि ये एक तरीके से इसमें डिफेंस फोर्सेस, मतलब आपके आर्म फोर्सेस को काफ़ी इम्यून पावर दे दी जाती हैं, और उसके बाद उनके अगेंस्ट अगर आपको कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट चाहिए होती है। जैसा आपको पता होगा कि ये जो 1500 केस में, इसमें से 7 केसेस पैरामिलिट्री के अगेंस्ट गए, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन देने से मना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है। उसके बाद बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से डिफेक्टो इमरजेंसी है, असल में तो इमरजेंसी लगी हुई है, और इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को दाबने के लिए इस लॉ को ब्रिटिशर्स लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि वहां पर ऑफपा लगाने से, इतने हार्श मेजर्स लेने से और सिचुएशंस बुरी हो गई और काउंटर प्रोडक्टिव हो गए, उसके चलते एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, और धीरे धीरे काफी स्टेट में इसको पूरे में ऑफपा को बढ़ा दिया गया। तो ये सब करके एक एक अगेंस्ट द ऑफस्पा पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो अगर आपसे इन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ऑफस्पा को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे आप, तब आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, डॉगी डिक्लेरेशन, डॉडजी डिक्लेरेशन। ओके, इसमें क्या हुआ कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना था कल इमरान खान के अगेंस्ट। उसमें उन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया और न्यू इलेक्शंस की मांग रख दी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब इस केस को पर्टिकुलरली पाकिस्तान की कोर्ट ने साओ मोटो ले लिया है। साओ मोटो मतलब खुद ही इस पर इमीडिएटली वो इस पर डिस्कशन करना चाहती है कोर्ट कि ये क्या तरीका ठीक है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा हो तब क्या आप असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन है। इसके अलावा एक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में एक थोड़ा सा ब्राइटनिंग है। जैसे आप पीछे के 2-3 आप दिन के आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, उसमें कुछ कुछ लेकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को नॉर्मलसी लाने की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस्लामाबाद, जैसा जनरल बजवा का जो कमेंट आया, इस्लामाबाद वांट टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, पर्टिकुलरली इंडिया चाइना बॉर्डर और कश्मीर इशू पर वो डिस्कशन करना चाहते हैं, और वो डायलॉग के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा टोन डाउन करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और सेम चीज को एमएम नराब ने, जो कि हमारे इंडियन आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज को किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज क्वाइट आफ्टर द टू आर्मीज अराइव्ड एट एग्रीमेंट लास्ट ईयर रिफर्मिंग द कमिटमेंट टू द 2003 सीज फायर। ओके, तो यहाँ से सिचुएशंस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम, हो सकता है कि अगर एक बार पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में ओवर होती है तो उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान कैन सी रिन्यूड रिलेशनशिप ऑल टुगेदर।
ठीक है। अगला आर्टिकल है रूबल्स के ऊपर। रूबल्स बेसिकली जो आपकी रशिया की करेंसी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेशनल इंटरेस्ट हैज शेप्ड इंडियाज रिस्पॉन्स टू सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, प्रपोज्ड रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म इज वेलकम। ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में ये चीज बोला कि 3 से 4 दिन का क्रूड ऑयल हमने ऑलरेडी रशिया से सप्लाई ले ली है और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिला है। और इंडिया ने बोला है कि जो सैंक्शंस हैं लेट इट गो, बट हम अपनी कंट्री की नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे आगे रखकर काम करेंगे। और सेम चीज एस जयशंकर जो कि एमईए हैं इन्होंने भी बोली थी। और इन्होंने यहाँ पर एक डिप्लोमे जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक डबल स्टैंडर्ड है, हाइपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज की, वहां पर इन्होंने हाईलाइट करते हुए बोला है कि रशिया करीब करीब एक चौथाई, ओके, रशिया सप्लाइज ओवर अ क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियंस पेट्रोलियम क्रूड एंड 38% ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट। मतलब कि करीब करीब एक चौथाई या 25% और एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा नेचुरल गैस का यूरोपियन यूनियन को रशिया सप्लाई करता है, जो कि वॉर के बाद भी नहीं चेंज हुआ है। ओके, इंडिया बाई कंट्रास्ट इम्पोर्टेड ओनली, इंडिया केवल 1.5% इम्पोर्ट करता था, जो अब 2.3% पहुंच जाएगा। स्टिल इंडिया के ऊपर प्रेशर है इस चीज को रोकने का। ठीक है। और दूसरी बात है रही प्राइसिंग की, तो करंटली $35 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है इंडिया को। ओके। और आप देख ही रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि हम अपने प्राइसेस को विद इन $100 पर बैरल रखें। तो उसके लिए यहाँ पर बात करी गई है। अब इंडिया का और जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो भी काफी लो है, हमारा हमारा $7 बिलियन का लेना है, इट मीन्स हमारा इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट हमारा 5 बिलियन, मतलब $4 बिलियन का ही हमारा सीएडी है। ओके। अगर आप इसको सेम चीज चाइना से कंपेयर करें तो बहुत ग्लेरिंग डिफरेंस है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर रूपी रूबल ट्रेड कम डेडिकेटेड पेमेंट मैकेनिज्म की, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बाईपास करने के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये रखा जा रहा है कि इंडिया को अगर रूबल में पेमेंट करना है, रूबल में पेमेंट करना है, तो इंडिया के पास रूबल होने चाहिए। ओके। तो इसके लिए ये एक तरीके से ये हुआ कि हमारी करेंसी ना डिप्रिशिएट करने लगे। उसके चलते क्या बोला गया कि इंडिया को अपने जो एक्सपोर्ट हैं वो और बढ़ाने चाहिए। ठीक है। लाइक फार्मास्यूटिकल्स, टी, टेक्सटाइल, बफेलो मीट, शुगर। और रशिया अब इन सब की काफी नीड में भी है। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस के बाद उसको और कंट्रीज से उतना नहीं मिल रहा है, तो इंडिया यहाँ पर उस गैप को फिल करके एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन दे सकता है सिचुएशन को। ओके। देन यहाँ पर बात करी गई दूसरा स्विफ्ट मैकेनिज्म की। तो स्विफ्ट मैकेनिज्म से हर एक ट्रांजेक्शन में बैन कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को, एक्सेप्ट जो एनर्जी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसमें स्विफ्ट मैसेजिंग को नहीं बंद किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक तरीके से अपॉर्चुनिस्टिकली वायलेटिंग, ओके, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। एक तरफ तो आप कुछ बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर पॉइंट रखा गया है। और आई होप कि ये आर्टिकल भी आपको पूरी तरह समझ में आया कि यहाँ पर इंडिया का स्टैंड ये है कि हम अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी रिलेटेड नीड्स को हम कंट्रोल में रखने के लिए ये स्टेप ले रहे हैं। हम सैंक्शंस को नहीं लेते, पहली चीज है। दूसरी चीज है, एक ये हमारा कंट्री का जो स्टैंड है वो है। दूसरा है इसका नेसेसिटी क्या है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, 6% के अराउंड हम होवर कर रही है हमारी सीपीआई। उसके चलते हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। इन्फ्लेशन को नीचे रखने के लिए हमको फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करना है, जो कि हम $100 पर बैरल करेंगे। और करेंटली हमें रशिया काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है। और वहीं पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ईरान की भी बात करी गई कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के यूएस के प्रेशर में हमारा काफ़ी इंपोर्ट कम हो गया, तो अब हम ये सेम चीज़ रशिया के साथ नहीं दोहराएंगे। दूसरी चीज़ है, इन्होंने बात करी है कि वेस्टर्न हाइपोक्रेसी की, वेस्टर्न कंट्रीज अपना एनर्जी की जो डिमांड है वो अभी भी रशिया से फुलफिल कर रही हैं, और स्विफ्ट ट्रांजेक्शन ओनली फॉर द डिमांड, एनर्जी डिमांड उन्होंने अभी भी ओपन करके रखा है, बाकी और ट्रांजेक्शन के लिए उसको ब्लॉक कर दिया है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी की बात होती है, जीएस 1 और 2 का है। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको इन समराइज कर देता हूँ। इस आर्टिकल में बेसिकली जो राइटर हैं इन्होंने यहाँ पर बात करी है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पर फीमेल का काउंट काफ़ी हाई है। ओके। और यहाँ पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हैं ये भी काफ़ी हाई हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है फॉर रिड्रेसल
ओके, रिड्रेसल पुअर है, ठीक है। दूसरा है अवेयरनेस, ठीक है। तीसरा है मेल डोमिनेटेड हायरार्की, ओके। इन सब की बात करी गई है और यहाँ बोला गया है कि ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है मेल पार्टिसिपेशन। वहाँ पर सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोई प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, ग्रीवियंस रिड्रेसल नहीं है, कोई ऐसी कमिटीज़ नहीं बनी है, अवेयरनेस की बहुत कमी है और मेल डोमिनेटेड हायरार्की है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब उनको डरा धमका के ऐसा सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, इवन रेप तक हो जाता है और वो सब चीज़ें कभी बाहर भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर इसी सब चीज़ों को आर्टिकल में एक तरीके से एलोबरेट करके डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर कुछ ये आपके जो एक्ट्स हैं इनका डिस्कशन किया गया है। सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ओके। इस पर्टिकुलर एक ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद ये आर्टिकल सॉरी ये एक्ट क्रिएट हुआ है, उसका नाम आप बताइएगा क्या है। देन बात आती है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ओके। इनका नहीं ये इनके होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। इसके लिए एक सजेशन भी दिया गया है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी स्ट्रक्चर अंडर द सेक्सुअल हेरेसमेंट इनको बनाना चाहिए, और ताकि वो एक तरीके से एक ग्रीवियंस रिड्रेसल का काम करेंगे। और हमको इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ चलना है, तो हमें बहुत पोस्ट पैंडेमिक हमें दोनों ही जो सोसाइटी के सेक्टर्स हैं उनको लेकर चलना है। और आप खुद को भी आपको पता होगा कि इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ फीमेल काउंटर पार्ट टू बी इंडिपेंडेंट, एंड उसका एक प्रोडक्टिव रोल होना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज शी इज द फाउंडेशन ऑफ द एवरी न्यू जनरेशन। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ऐसा हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस आर्टिकल में मैंने उसे डिस्कस कर दिया है। अब एक इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, रैंपिंग अप रिन्यूएबल्स। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बोला है कि अभी जो हमारा प्राइसिंग एंड पेमेंट प्रोसीजर है, प्राइसिंग जिस हिसाब से हमारी एनर्जी को, जैसे कि आपका जो कन्वेंशनल सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि आपका थर्मल एंड हाइड्रो, ओके, थर्मल सॉरी, ओके, थर्मल जो आपकी इस सोर्स से आ रही है, उसके बाद आपकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है सोलर और विंड, उन दोनों का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये थर्मल और हाइड्रो का आपका एक तरीके से टू पार्ट टैरिफ है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, और आपका जो बाकी दो हैं सोलर और विंड उनका केवल फिक्स्ड है, ओके। तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो टैरिफ कॉस्ट है थर्मल की वो कम आती है, तो क्या होता है कि मस्ट रन एक तरीके से मस्ट रन प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं जो आपकी ये हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि उनको सस्ते पड़ते हैं जो थर्मल से आ रहा है, तो उनको क्या करते हैं पहले बेचते हैं, क्योंकि वो उनको इजी पड़ता है, और वो जो बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है उनको होल्ड अप करने के लिए बोलते हैं। और इसी वजह से उनका टैरिफ कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 3-3, 4-4 रुपए पर यूनिट उनका टैरिफ कॉस्ट आता है, ओके। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले हमें जो है रिन्यूएबल सोर्सेस, क्योंकि रिन्यूएबल की एनर्जी एक बार आई फिर वो चली जाएगी, उसको हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई में रखना होगा। जितनी हम दे सकते हैं पहले हम उसको एक्सपोर्ट कर दें, उसके बाद हम बाद में थर्मल से यूज़ करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं अभी अपनाया जा रहा है, इस वजह से एक तरीके से डिस्करेजमेंट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके एनर्जी रिलेटेड फुलफिलमेंट में। तो यहाँ पर राइटर ने यही बोला है कि हमको शिफ्टिंग टू टू पार्ट टैरिफ टू सोलर एंड विंड विल इंसेंटिवाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो टू पार्ट है, टू पार्ट में बेसिकली आपका जो पहला पार्ट होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और दूसरा पार्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। जितना आप निकाल रहे हो, जितना जिस कैपेसिटी पे आप जनरेशन कर रहे हो, वो आपका इसको डिसाइड करता है, और आपकी जितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, ये दोनों ही आपकी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ही दोनों के प्राइसेस को निकाला जाता है। बट यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में वो देखेंगे कि आपका जितना भी इनपुट है उसके करंटली क्या प्राइसिंग चल रही है मार्केट में, उसके हिसाब से आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकाला जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बात करी गई है, ओके। सो आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हुए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।